नमस्कार प्रणाम। मेरा नाम डॉक्टर इंद्रदमन तिवारी है। लखनऊ विश्वविद्यालय के LLB 3 ईयर्स कोर्स 5 ईयर्स कोर्स के आपके पेपर्स को लगातार हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, जिनमें पुराने पेपर और जो आपके संभावित सवाल हैं, इस बार के पूछे जाने के संभावित सवाल हैं, उसको लेकर के हम लोग लगातार बात कर रहे हैं। और इस वीडियो में हमने बात करनी है LLB 5 ईयर्स कोर्स में, LLB 5 ईयर डिग्री कोर्स में 3rd ईयर 5th सेमेस्टर पेपर कोड LB 502 पेपर 2 पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का जो पहला भाग है, पहला हिस्सा है, उसको लेकर के हम लोग बात करेंगे। पहली यूनिट अगर सिलेबस देखें तो पहली यूनिट में इंटरनेशनल लॉ की नेचर को लेकर के, डेफिनेशन को लेकर के पढ़ना होता है। पब्लिक इंटरनेशनल का मतलब क्या है, लॉ का मतलब क्या है, उसका नेचर क्या है, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, उसका डेवलपमेंट विकास कैसे हुआ है, इंटरनेशनल लॉ में इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में क्या रिलेशन है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के सोर्सेज हैं जिसमें आपको आर्टिकल 38 है, UDHR यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पढ़ना होता है। और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ, म्यूनिसिपल लॉ, जब आप लॉ के क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, मुझे लगता है पॉलिटिकल साइंस 3rd में आपने पढ़ा होगा लॉ का क्लासिफिकेशन, तो वहाँ पर आपने ये अंतर देखा होगा। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के जो सब्जेक्ट हैं, स्टेट है, इंडिविजुअल्स हैं और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबको लेकर के अलग अलग आपको सवाल भी पूछे जाते हैं। इंटरनेशनल लॉ में सैंक्शंस कौन से हैं, इन्फोर्समेंट कैसे होती हैं चीज़ें। इंटरनेशनल लॉ के अंतर्गत जो सॉवरेनिटी का सिद्धांत है, संप्रभुता का सिद्धांत है, उसको लेकर के हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, रिसेंट चैलेंजेस, उसका सॉवरेनिटी एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, सब्सिडियरी एंड द इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन करके आपके पास टॉपिक हैं आपके यूनिट 1 में। दूसरी यूनिट में रिकॉग्निशन है, जिसमें आपको रिकॉग्निशन की डेफिनेशन पढ़नी होती है, रिकॉग्निशन की जो थ्योरीज हैं, डिफैक्टो रिकॉग्निशन है, डी ज्यूरे रिकॉग्निशन है। तो रिकॉग्निशन में आपको डेफिनेशन, रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं, थ्योरीज पढ़ते हैं, ड्यूटी टू रिकॉग्नाइज पढ़ते हैं, लीगल इफेक्ट क्या होता है रिकॉग्नाइजेशन का, रिकॉग्निशन का विड्रॉल कैसे किया जाता है, किसी स्टेट को रिकॉग्नाइज करने के बाद आप उसका विड्रॉल या स्टेट उसका विड्रॉल कैसे कर सकता है, चीज़ें ऐसी भी पूछी गई हैं। रिकॉग्निशन के इफेक्ट को लेकर के चीज़ें हैं, रेट्रोएक्टिव इफेक्ट हो सकता है क्या, रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट हो सकता है क्या, इस प्रकार से चीज़ें भी पूछी जाती रही हैं। आगे हम लोग अगर बढ़ें तो एक चीज़ है इधर, उसके बाद स्टेट सक्सेशन है, जिसमें आपको डेफिनेशन, स्टेट सक्सेशन के काइंड्स पढ़ने होते हैं, कॉन्सिक्वेंसेस पढ़ने होते हैं, और सक्सेशन इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इंटरवेंशन का मतलब क्या होता है, इन्विटेशन के द्वारा इंटरवेंशन कब होता है, उसके ग्राउंड्स क्या क्या होते हैं, इस प्रकार की चीज़ें आपसे पूछी गई हैं। स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर के चीज़ें हैं। तीसरी यूनिट में स्टेट टेरिटरी है, लॉ ऑफ सी है, जिसमें स्टेट टेरिटरी के अंदर आप कंसेप्ट पढ़ते हैं, मोड्स ऑफ एक्विजिशन पढ़ते हैं, जो प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डिटर्मिनेशन है वो आप पढ़ते हैं, एरियल नेविगेशन के विषय में पढ़ते हैं, एयर स्पेस की जो वेरियस थ्योरीज हैं, 5 फ्रीडम ऑफ एयर्स हैं, एयर है, 5 फ्रीडम्स ऑफ एयर हैं, आउटर स्पेस जो ट्रीटी 1967 की है वो आप पढ़ते हैं, लॉ ऑफ सी के विषय में पढ़ते हैं, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है, लैंड लॉक्ड स्टेट है, पायरेसी है, ITLOS है, ओपन सी के बारे में पढ़ते हैं, क्लोज सी क्या होता है, टेरिटोरियल सी क्या होता है, इस प्रकार से चीज़ें आप देखते हैं। चौथी यूनिट आपकी एक्सट्राडिशन, प्रत्यर्पण को लेकर के है, और है इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ की जिसमें आप एक्सट्राडिशन देखते हैं, डेफिनेशन उसकी, एक्सट्राडिशन की, प्रत्यर्पण की, लीगल ड्यूटी है उसकी, जो कॉन्सल्स और डिप्लोमेटिक एजेंट को मिलने वाली जो इम्यूनिटीज़ हैं, उनके पास क्या राइट्स हैं, क्या इम्यूनिटीज़ हैं, वो आप चीज़ें देखते हैं। और उसके अलावा आप देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ। ये सारा का सारा जो है आपका टॉपिक पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के पहले हिस्से का आपके पास है। अब अगर हम लोग बात करें उन सारे सवालों की जो आपसे पिछले वर्षों में पूछे गए हैं या जिनके पूछे जाने की संभावना काफ़ी रहती है, तो उसमें जो सबसे पहली चीज़ मैं कहूँ कि आपके लिए बड़ा ज़रूरी भी है, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन, पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का जो स्कोप है, नेचर है, किसने कहा कि ये वैनिसिंग पॉइंट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस है, या किसने इसको क्या कहा। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की कम से कम 2 से 3 डेफिनेशन अलग अलग राइटर्स की, अलग अलग जूरिस्ट की तैयार करके जाइए। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का जो नेचर है, स्कोप है, उसको समझ करके जाइए। सवाल जैसे क्या पूछा गया, सोर्सेज जब आप पढ़ रहे हैं वहाँ पर आर्टिकल 38 बहुत जरूरी है। पिछली बार इसी प्रकार से एक सवाल पूछा गया है कि डिस्कस द वेरियस सोर्सेज ऑफ इंटरनेशनल लॉ एज मेंशन्ड इन आर्टिकल 38 ऑफ ICJ स्टैट्यूट। मैं UDHR कह रहा था, वो ICJ इंस्टीट्यूट शब्द लिखा हुआ है इसमें। सपोर्ट योर आंसर विद रेलिवेंट केस लॉ, अंतर्राष्ट्रीय विधि के विभिन्न स्रोतों का, न्याय का, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संविधि की अनुच्छेद 38 के आधार पर उल्लेख कीजिए। अपने उत्तर के आधार हेतु सुसंगत वादों का उल्लेख भी कीजिए। इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे गए हैं। आगे बढ़ें तो आपके इंटरनेशनल लॉ के सवालों पर अगर आगे बढ़ें तो जो सवाल है अगला स्टेट सक्सेशन का है, जिसमें आपको सक्सेशन, स्टेट सक्सेशन के जो काइंड्स हैं और स्टेट सक्सेशन के जो कंसिक्वेंसेज हैं वो पूछे गए थे। सवाल पूछा गया था कि वेदर इंटरनेशनल लॉ इज़ अ ट्रू लॉ
Depending upon the definition of law, analyze the nature of international law in this regard. Do you agree that international law is the vanishing point of jurisprudence? जो हम लोग अभी बात कर रहे थे वो भी सवाल पिछली बार पूछा जा चुका है। पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में और म्यूनिसिपल लॉ में रिलेशनशिप पूछी गई थी, रिकॉग्निशन के विषय में पूछा गया था, और वेरियस थ्योरीज मीन्स डी फैक्टो रिकॉग्निशन, डी ज्यूरी रिकॉग्निशन के विषय में भी आपसे पूछा गया था। स्टेट जुरिस्डिक्शन के विषय में पूछा गया था। सवाल क्या था कि स्टेट जुरिस्डिक्शन इज नॉट लिमिटेड टू इट्स टेरिटरी ओनली, एक्सप्लेन दिस स्टेटमेंट विद द डेफिनेशन, काइंड्स एंड लिमिटेशंस ऑफ स्टेट जुरिस्डिक्शन। राज्य अधिकारिता मात्र राज्य क्षेत्र तक सीमित नहीं होती है। इस कथन संदर्भ में राज्य अधिकारिता की परिभाषा, प्रकार एवं सीमा का भी उल्लेख कीजिए। सवाल मैरीटाइम जोन को लेकर के था कि एक्सप्लेन द क्लासिफिकेशन ऑफ मैरीटाइम जोन इन द लैंड सी एंड द राइट्स अवेलेबल टू द कोस्टल स्टेट्स इन दिस क्लासिफिकेशन। समुद्र के वर्गीकरण की व्याख्या कीजिए एवं तटवर्ती राज्य को इन वर्गों में प्राप्त अधिकारों की समीक्षा कीजिए। कॉन्टिग्युअस जोन, मैरीटाइम बेल्ट, दोनों की डेफिनेशंस भी पूछी गई थी अगले सवाल के रूप में। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ें तो सवाल आया था पब्लिक इंटरनेशनल लॉ का सवाल नंबर 9, डिप्लोमेटिक एजेंट के प्रिविलेजेस और इम्यूनिटीज पूछे गए थे आपसे, और इंटरवेंशन के ग्राउंड्स पूछे गए थे। ये आपके सवाल थे जो 10 पुराने वर्ष में पूछे गए थे, पिछले वर्ष में पूछे गए थे। अब अगर हम लोग सिलेबस की ओर निगाह डालें और एक बार इस बार के लिए जो आपके जरूरी सवाल हैं उसको अगर देखें कि क्या हो सकते हैं, तो मैं फिर से कहूँगा कि जो पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की नेचर, डेफिनीशन और सोर्सेज वाली चीज़ है वो आपके लिए इस बार भी ज़रूरी है, उसको देख करके ही जाइएगा। और उसके आगे जो सोर्सेज की बात करते हैं, चूँकि पिछली बार आर्टिकल 38 आपसे पूछा जा चुका है, तो ये समझ के चलिए कि पब्लिक इंटरनेशनल लॉ में जो आपका सोर्स है और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के जो अलग अलग जो विशेषज्ञ थे पब्लिक इंटरनेशनल लॉ के, उनके द्वारा दी गई डेफिनीशन और उसके सोर्स को कायदे से आप देख लीजिएगा एक बार। उसके बाद हम आगे बढ़ें, आपके सिलेबस को देखें। सेमेस्टर 5 तो जो सॉवरेनिटी एज रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला जो टॉपिक है, इंटरनेशनल लॉ में सॉवरेनिटी का मतलब क्या होता है, संप्रभुता का मतलब क्या होता है, एक राष्ट्र का दूसरे राष्ट्र, एक नेशन का दूसरे नेशन, एक स्टेट का दूसरे स्टेट की संप्रभुता का सम्मान करने का जो सिद्धांत है वो क्या है, वो भी आपके लिए ज़रूरी है। रिकॉग्निशन ऑफ गवर्नमेंट में जो रिकॉग्निशन की थ्योरीज हैं, डिफैक्टो, डी ज़ूरे, उनका आप इफेक्ट जरूर समझ लीजिएगा, इफेक्ट पढ़ लीजिएगा, और वहाँ पर एक चीज़ देख लीजिएगा कि किस स्थिति में किसी स्टेट के रिकॉग्निशन का जो विड्रॉल हो सकता है उसको वापस लिया जा सकता है। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट, इंटरवेंशन में जो आपके लिए ज़रूरी टॉपिक है वो इंटरवेंशन बाय इमिटेशन है, और वहाँ पर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा कि स्टेट इंटरवेंशन के दौरान रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट जो है वो क्या चीज़ है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो जो आपके लिए लॉ ऑफ सी है और एयर स्पेस, उसमें जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, 5 फ्रीडम ऑफ एयर्स हो गया, आउटर स्पेस ट्रीटी हो गया, पायरेसी को लेकर चीज़ें हो गई, लैंड लॉक्ड स्टेट हो गया, उन सबके जो छोटे छोटे प्रावधान है या उस पर अगर कोई बहुत महत्वपूर्ण कन्वेंशन है, कोई कोवेनांट है, वो आप देख लीजिएगा कि वो क्या है। जैसे सवाल कई बार पूछा जाता है आउटर स्पेस ट्रीटी के फीचर्स को लेकर के, या जो क्या कहते हैं उसको, जैसे अभी पिछली बार हम लोग बात कर रहे थे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन टाइप की चीज़ें, मैरीटाइम बेल्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्टिग्युअस जोन का मतलब क्या होता है, तो वैसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उसकी डेफिनेशंस आपसे कई बार पूछी गई हैं। आगे बढ़े अगर चौथी यूनिट में, तो एक्स्ट्राडिशन आपके लिए बहुत ही जरूरी है, डिप्लोमेटिक एजेंट आपके लिए बहुत ही जरूरी है। डिप्लोमेटिक एजेंट के पास क्या राइट्स होते हैं, डिप्लोमेटिक एजेंट की भूमिका क्या होती है, कॉन्सुल्स की भूमिका क्या होती है, कॉन्सुल्स के पास राइट्स क्या होते हैं और किन कारणों से इनको इम्यूनिटी मिलती है। हाल के कनाडा के प्रकरण में आप देख सकते हैं कि कनाडा के दूतावास से 5-6 जो भी लोग थे, उनके दूतावास के लोग, हमने उनको कहा कि अपने देश तत्काल, हमारा देश छोड़िए, तत्काल वापस जाइए, तो क्यों नहीं उनको गिरफ्तार किया जा सकता था, क्यों नहीं उनसे सवाल जवाब किया जा सकता था, ये आपको तब समझ में आएगा जब आप पढ़ेंगे डिप्लोमेटिक एजेंट को मिलने वाली, कॉन्सल्स को मिलने वाले प्रिविलेजेस, उनको मिलने वाली इम्यूनिटीज़, उनको एक्सरसाइज करने वाले राइट्स की जो एक राजनयिक हैं, एक विदेशी दूत हैं, उनके साथ देश में कैसा प्रभाव वो व्यवहार करना चाहिए और उनके पास क्या राइट्स होते हैं, क्या अधिकार होते हैं, इस प्रकार की चीज़ें आप एक बार देख लीजिएगा। आगे बढ़ें तो एक्स्ट्राडिशन में आप वीर सावरकर का केस देख सकते हैं, अबू सलीम का केस देख सकते हैं कि जो एक्स्ट्राडिशन होता है, प्रत्यर्पण होता है, उसका मतलब क्या है, आवश्यकता क्या है। क्या दो देश जिनके मध्य एक्स्ट्राडिशन की, प्रत्यर्पण की संधि नहीं है, ट्रीटी नहीं है, क्या एक देश दूसरे देश से प्रत्यर्पण की डिमांड कर सकता है, मांग कर सकता है। इस प्रकार से भी जो प्रॉब्लम बेस्ड सवाल है उनको भी समझ लीजिएगा। आगे बढ़े तो इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के डेवलपमेंट, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट को लेकर के, ग्रोथ को लेकर के, और इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ के अंतर्गत जो उसका जुरिस्डिक्शन है उसको लेकर के सवाल पूछे जाते रहे हैं, तो आप एक बार उसको भी समझ लीजिएगा कायदे से। बाकी हम लोगों ने कहा कि स्टेट टेरिटरी, एयर स्पेस, लॉ ऑफ सी के जो छोटे छोटे टॉपिक हैं
उनको आप जरूर समझ लीजिएगा। आउटर स्पेस ट्रीटी है, 5 फ्रीडम ऑफ एयर्स है, जो प्रिंसिपल्स हैं एरियल नेविगेशन को लेकर के, इन सब चीज़ों को। बाकी ऊपर से रिकॉग्निशन में आप ड्यूटीज़ देख लीजिएगा। स्टेट सक्सेशन, राज्य अर्जन के प्रकार, काइंड्स ऑफ स्टेट सक्सेशन, या बोले मोड्स ऑफ स्टेट सक्सेशन देख लीजिएगा कि राज्य उत्तराधिकार के प्रकार क्या होते हैं। राज्य अर्जन अलग चीज़ है, वो स्टेट एक्विजिशन अलग चीज़ है। तो प्रयास ये करिए कि इंटरनेशनल लॉ में, चूंकि थोड़ा सा सिलेबस आपका लेंदी है और चीज़ें जो टॉपिक हैं वो टॉपिक वही हैं, वही स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वही स्टेट का सक्सेशन है, वही रिकॉग्निशन बोलें या इंटरवेंशन बोलें, सवाल के पूछे जाने का तरीका बदल जाता है। जैसे एक बार सवाल आया था, ह्यूगो ग्रोसियस को लेकर के आया था कि ह्यूगो ग्रोसियस को इंटरनेशनल लॉ के फादर के रूप में क्यों कंसीडर किया जाता है, बताइए। तो जाहिर सी बात है, आप इंटरनेशनल लॉ की डेफिनेशन पढ़ करके गए, सोर्सेज पढ़ करके गए, सारी चीज़ें पढ़ करके गए, लेकिन आप ह्यूगो ग्रोसियस को पढ़ना भूल गए, ओपेनहाइम को पढ़ना भूल गए, तो वहाँ पर तकलीफ हो जाती है। इसलिए आप प्रयास ये करिए कि जब भी आप उसकी डेफिनेशन पढ़ रहे हैं, सोर्स पढ़ रहे हैं, या कोई भी कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, कोई भी प्रिंसिपल पढ़ रहे हैं, तो वहाँ पर किसी विद्वान की, किसी जूरिस्ट की कोई डेफिनेशन देखना आपके लिए बहुत ही लाभदायक होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोटेक्ट करके R2P करके एक बार सवाल पूछा गया था, R2P लिखा हुआ था, वो थोड़ा सा कन्फ्यूजन क्रिएट कर रही थी चीज़। एनरेक्सी करके केस है, एनरेक्सी केस वो भी एक बार देख लीजिएगा। लोटस पाम करके केस है, वो देख लीजिएगा। तो जो इंटरवेंशन के केसेज हैं, जो एक्स्ट्राडिशन के केसेज हैं, कई बार वो प्रॉब्लम बेस्ड सवाल पूछे गए हैं और केस लॉ बेस्ड सवाल पूछे गए हैं। तो जो भी आप टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें से जो लीडिंग केस लॉ हो, चाहे आप एच अग्रवाल से पढ़ रहे हो, एस के कपूर से पढ़ रहे हो, मुल्ला से पढ़ रहे हो, किसी भी किताब से पढ़ रहे हो, थोड़ा सा केस लॉज पर और थोड़ा सा इलस्ट्रेशन पर फोकस करिएगा। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी को। आपका जो भी नया पेपर होगा उसका वीडियो लेकर के मैं इसके पहले जैसे आज कर रहा हूँ वैसे नहीं, थोड़ा जल्दी प्रयास करने का, अपलोड करने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद, प्रणाम।